टॉपिक में नज़र बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी। मैम गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिजी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम सबसे पहले बाजार पर आपसे राय लूंगा, जिस तरह के ट्रिगर्स आ रहे हैं, डील पर सबकी निगाहें हैं। ब्रेंट क्रूड $71 पर पहुंच चुका है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं और एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की। कल भी हमने देखा जिस तरह से थोड़ी सी उछाल आई लेकिन टिक नहीं पाया, गिरावट आई। क्या लग रहा है मैम आज के सेशन में गिरावट और गहरा सकती है? गिरावट और गहरा सकती है का सवाल, मतलब 1% से ना तो ऊपर की रेंज ज्यादा जाती हुई लगती है और ना ही मैं निफ्टी इंडेक्स लेवल पे बोल रही हूँ, और ना ही 1% से ज्यादा डाउन साइड। तो बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी अपसाइड की पॉसिबिलिटीज आज की मार्केट में नहीं लग रही है। लेकिन डिसाइडेड है कि 1% से ज्यादा का अपसाइड ऊपर नीचे नहीं लगता है। फिलहाल हम जो आज क्लोज हुए थे पिछले सेशन में ब्रिजी, वो 25,480 के अलग अलग इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो जैसे निफ्टी में आप मैक्सिमम डाउनसाइड आप 25,200 250 के आसपास तक मैक्सिमम देख सकते हैं। बट अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर्ड आ जाता है, क्योंकि देखिए एक जगह तो हम लोग एक दोस्त के तरीके से गए हैं। इजराइल में जो मीटिंग है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो मीटिंग है, अपने प्राइम मिनिस्टर जी के साथ ही जो मीटिंग हो रही है, तो अगर यहाँ से कुछ उन्होंने वैसे एक अंदेशा तो दे दिया है कि हमें एक डिफेंस के लिए हमें एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत है। सो एक बड़ी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट उनके तरफ से जो दिखी है उनके पोस्ट में। सो दिस इज अ बिग थिंग। तो इजराइल पर हमारी नजर उस तरह की रहती है। अब रही बात, दो सेक्टर तो बड़े साफ साफ दिख रहे हैं कि जिसमें कुछ फायदा या कुछ डुअल चीजें बन सकती है। तो हम उन सेक्टर्स पर देखेंगे कि क्या मजबूत क्या निकलता है। तो फिलहाल के लिए बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के, जब तक कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता, ऑन पेपर नहीं आता, सिर्फ एजम्पशंस में आकर के कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करने की आज मेरी सलाह नहीं होगी। क्योंकि दो चीजें, एक तो जो न्यूक्लियर ईरान और यूएसए की जो डील है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा मार्केट का। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो अभी इजराइल में है, वो भी एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए है। बाकी एज आई सेड कि ना तो 1% से ज्यादा की मैं गिरावट देख पा रही हूँ एनीवेज फ्रॉम द क्लोजिंग बेसिस ऑफ यस्टरडे, और ना ही 1% से ज्यादा की कोई बड़ी चढ़ावट में देख पा रही हूँ आज। मैम वैसे आईटी सेक्टर का क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से खबरें आई, अलाफ शाह की एक रिपोर्ट आती है, उसको रिपोर्ट को बहुत ट्वीट भी किया गया, उस रिपोर्ट को पढ़ा गया, उसके बाद हड़कंप भी मची, हम लोग ने आईटी में बड़ी गिरावट देखी, फिर कल के सेशन में रिकवरी भी आई। आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, ओवरव्यू है लॉन्ग टर्म नज़रिए से? इंडियन आईटी सेक्टर्स कैसे लग रहे हैं? टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी भी जिक्र कर रही हैं कि आने वाले समय पर इन कंपनियों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, यस, परेशानी तो होगी, और इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी हमें इस मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। और वैसे भी आईटी, ये बात अब सच है। अब इसको आप इसको, मतलब आपकी मर्जी है कि आप किस एंगल से उसको देखेंगे। कि हम तैयार नहीं थे और शायद इसीलिए हमारे ऊपर जो इसका डेंट है वो एक लिमिटेड लेवल तक ही जाएगा। गिरावट 40,000 से ऑलरेडी 30,000 के आसपास के लेवल की हो गई है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। 29,000 का लेवल आना बाकी है। एंड अगर आप पूछ रहे हैं जैसे कि क्या हो सकता है, तो एक बार 29,000 निफ्टी आईटी इंडेक्स आएगा हर ब्रिज जी, और वहां पर मैं पुल बैक को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं बिल्कुल एक पिन पॉइंट जहां से आपकी और गिरने की या तो लिमिटेड कैप पॉसिबिलिटीज हो या फिर रेंज ही बहुत छोटी हो, तो मैं वहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड एंड आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग कि आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स जिस दिन भी 29,000 आकर क्लोज हो जाता है, वहां हम लोग निफ्टी 20 को, निफ्टी ईटीएफ्स को, मेरी एक स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्या आईटी इंडस्ट्री इंडिया की जो डॉलर जनरेट करती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, प्लीज मुद्दे की बात को समझेंगे। सर्विस इंडस्ट्री इंडिया के लिए जो डॉलर जनरेशन का काम करती है, इतनी आसानी से ना तो इसको गिरने दिया जाएगा और ना ही इसको रहने दे दिया जाएगा। सो
अब इसमें जो हमने एक थ्योरी जो मुझे दिखती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब टीसीएस जीतेगा या विप्रो, इन्फोसिस जीतेगा या फिर एचसीएल टेक, एलटीआईएम या फिर हैप्पीएस्ट माइंड। अब इन सब कंपनीज में से आपको जिसके पास डीप पॉकेट्स होंगी, जो फर्स्ट मूवर फास्ट मूवर के तौर पर काम कर सकता है, जो जितना ज्यादा कोलैबोरेटिव मोड पर एडेप्टेबिलिटी के साथ में काम करेगा, उस कंपनी की बैलेंस शीट पर जो असर एआई का हमको यहाँ पे दिख रहा है, उससे वो उतनी ही जल्दी उभर जाएगा। राइट। तो इस चीज के लिए आप निफ्टी बीटी ईटीएफ्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका निफ्टी आईटी 29,000 पे आ जाए, ताकि ये जो असमंजस वाली कंडीशन होगी कि हम टीसीएस को देखें या फिर इन्फोसिस को देखें या फिर विप्रो को देखें, तो उस चीज से आप बच जाएंगे। और जो भी वहां पर कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही होगी, हमेशा वो ईटीएफ्स का पार्ट या फिर बीस का पार्ट बनी रहेगी। दैट इज द बेसिक फिनोमिना। तो फिलहाल के लिए, और रही बात, देखिए हमेशा ये माना जाता है कि टॉप थ्री, अगर आपने किसी टॉप थ्री में से किसी एक में पैसा लगाया तो आपके खराब होने की, आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर आप टॉप थ्री में बने रहते हैं ना, ये मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप टॉप थ्री में बने रहते हैं तो उन टॉप थ्री कंपनीज की ज्यादातर बचने की, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए सर्वाइवल होने की, या फिर ज्यादातर बिजनेस उन तीनों ही कंपनीज में सिमटने की चांसेस हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए आप जो टॉप थ्री कंपनीज हैं, चाहे तो उसमें ओवरवेट हो सकते हैं, या फिर जैसे आपका निफ्टी आईटी 29,000 आ जाए, तब आप निफ्टी ईटीएफ्स को आईटी सेक्टर के खरीद सकते हैं। तो बहुत ठीक। ज्यादा पेन अब नहीं बचा है। मैंने इसीलिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि फ्यूचर में डेंट है ये आप समझ लें, उसको हैंडल कैसे करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए पहले से। ठीक है, ये राय है, उसके अकॉर्डिंग आईटी सेक्टर को आप लोग ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। मैम, हम लोग बीच बीच में सवाल भी लेते रहेंगे और कुछ खबरें आई हैं, उन खबरों से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल है स्वप्न पांडे जी का सवाल है शक्ति पंप को लेकर। 57 शेयर बाय करके रखा है, 696 का पूछ रहे, एवरेज किया जा सकता है क्योंकि 530 की क्लोजिंग है, 530 पर आ चुका है, काफी लॉस में है, किया क्या जाए? तो एज इट इज होल्ड कर लीजिए। ये एक्चुअली गैप डाउन हुआ ना उसके बाद 650 के बाद, तो अभी तक वहां से रिकवरी वो आई नहीं, और उसको लगेगा भी टाइम। बट ये स्टॉक रिकवर कर जाता है विद टाइम। तो आप बस अभी आप फिलहाल आप डरिए मत। सबसे पहले तो बात ये है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है उस इंडस्ट्री में हो सकता है, पहले तो गवर्नमेंट ही पॉजिटिव रहेगी, दूसरी चीज डिमांड रहेगी, दूसरी चीज अगर हमारे कुछ नए टाइप्स, क्योंकि इजराइल एग्री के मामले में भी बहुत एडवांस है, एग्रीकल्चर के मामले में, तो अगर वहां से कुछ टाइप इसके अराउंड भी आ जाते हैं, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, जिसमें शक्ति पंप सोलराइज्ड बेस्ड मोटर पंप प्रोवाइड करने का काम करता है, तो इसके लिए ये एक पॉजिटिव बात निकलेगी। सो अगेन इन सिंपल स्टेटमेंट्स, जैसा है वैसा रख लीजिए, एवरेज मत करिए, टाइम दे दीजिए कम से कम यहाँ से 6 से 9 महीने का, इतना समय तो लगेगा आपका रिकवरी प्राइस और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट आने के लिए। होल्ड करके रखे, राइट? हाँ जी बिल्कुल, होल्ड करके रख लीजिए, ताकि आप बस सिंपल होल्ड करके रखिए, टाइम के साथ ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, होल्ड करने की सलाह दी जा रही है शक्ति पंप में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और होल्ड करके रखिए, आने वाले समय पर रिकवरी आ सकती है, मैम की राय है। मैम, अगला सवाल पूजा जी का है। गुड मॉर्निंग अंबाला मैम, मेरा एक सवाल है, प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। CESC लिमिटेड, यहाँ पर उन्होंने 100 शेयर बाय करके रखे 192 के भाव पर, 160 पर आ चुका है, लॉस में है, किया क्या जाए? CESC आ गया है, और कितने की बाएंगे वैसे? 192, 192। देखिए, आप इसको पहली बात तो होल्ड करके रख सकते हैं, एंड ट्रेड के हिसाब से लोग इसको आज के मार्केट में एज क्लोज टू 150 या 60 खरीद भी सकते हैं। अब बात ये है कि आपकी बाइंग बहुत 190 के आसपास की हो गई है, और मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं दिख पा रहा है यहाँ से, बट यस, आपको अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड कर ले 6 महीना 7-8 महीना कम से कम, तो चांसेस हैं कि आपको आपका भाव आ जाएगा, आप निकल सकते हैं। तो बस दैट्स द व्यू। फिलहाल आप इसको होल्ड करिए, बहुत एग्रेसिव निकलने की जरूरत नहीं है। एक स्टॉप लॉस में फिर भी आपको सेफर साइड के लिए सुझाना चाहूंगी, फॉलो करना नहीं करना आपकी चॉइस रहेगी। 145 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा हाई बीटा, थोड़ा वोलेटाइल नेचर का स्टॉक है, तो आप किसी भी एंगल से फंस ना जाएं लोअर लेवल्स पर, क्योंकि फिर एग्जिट का वरना मौका नहीं मिलेगा, तो वो जरूर ध्यान में रखिए। बट हालांकि अगर आप इसको 6-7 महीने के व्यू से अगर होल्ड कर जाए,
तो लाइकली है, काफी लाइकली है 175 190 आ जाएगा। अब आपका टारगेट आपका एग्जिट मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा प्रॉफिट की अपेक्षा मत करिएगा, बिकॉज आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये लगभग 155 160 पर है। जी। तो 2-4 महीने के अंदर में अगर ये यहाँ से अगर ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट लाइक 21% देता है, तो इसके लिए, इस स्टॉक के लिए एक बड़ी बात रहेगी। उसके बाद ये फिर शांत हो जाएगा थोड़ी देर, तो आप भी निकलने की कोशिश करिएगा उछाल पर। ठीक है, उछाल पर एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। मैम, स्टॉक मार्केट करके एक यूज़र आईडी है, अडानी पावर को लेकर सवाल आ रहा है। 144 की बाइंग है, हम लोग 140 के आसपास देख पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू क्या है अडानी पावर को लेकर, और पावर सेक्टर में अगर किसी को पैसा लगाना ही है तो किन शेयर्स पे लगा सकते हैं मैम? अडानी पावर एक हाई बीटा और हाई अल्फा जनरेट जैसा स्टॉक है। 140 पर है, 125 भी आएगा और ऐड करने की सलाह है मेरी तो, क्योंकि मैं इसको एक लॉन्ग टर्म बेट के तौर पर देखती हूँ। तो उसी स्ट्रेटेजी के मद्देनजर आप इसमें अगर 125 भी आता है तो एडिशन करने की ही गुंजाइश रखिए। और क्योंकि यहाँ से जो आपको टारगेट है वो 165 170 की रेंज का पहला होगा। दूसरा टारगेट आपको सीधा 200 का है। बहुत बड़े टारगेट्स हैं इस स्टॉक के लिए, लेकिन ये हिट होने लायक है। तो आपको स्ट्रैटेजी जैसा स्टॉक है वैसी बनाइए एंड होल्ड करिए। ठीक। दूसरा, जी। और में अगर आप देखेंगे तो इरेडा देखिए चला नहीं है, और चलना तो चाहिए। अभी चला नहीं है और वो मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, तो मैं 125 के आसपास, 120 से 125 की रेंज में मेरा व्यू फिलहाल के लिए आज के डेट में इरेडा को लेकर के पॉजिटिव है। इरेडा आपको कहीं ना कहीं इस साल खत्म होते होते 140 और 160 का कैंडिडेट लगता है। तो 120 125 की रेंज की बायर बन के हम ये दो टारगेट का वेट कर सकते हैं। हमें यहाँ स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 107 का। ठीक है, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें, और जो रिकमेंड किया जा रहा है उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम, राकेश शर्मा जी का सवाल आ रहा है, क्या मैं महाराष्ट्र बैंक बाय कर सकता हूं क्या? उस पर व्यू जानना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम महाराष्ट्र बैंक? 74 का भाव चल रहा है। थोड़ा सा महंगा है अभी, थोड़ा रुक जाइए। अगर आपको बैंक्स में कुछ खरीदना है तो आज की डेट में भी सेंट्रल बैंक ठीक है और पीएनबी ठीक है। महाराष्ट्र बैंक बुरा नहीं है, लेकिन अभी महंगा है। अभी तो या महंगा। तो यही, हाँ जी, यही खरीदना है तो रुको, कम से कम 67 68 तो कम से कम मिले तो ही खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको बैंक ऑप्शन, अगर आप कंफर्टेबल हो कि बैंक ही चाहिए, कोई भी चलेगा, तो आप सेंट्रल एंड पीएनबी को देख सकते हैं। करंट प्राइस पर भी ठीक ही है। ठीक है, ये राय है, मैम का सजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। कुछ खबरें आई, उन खबरों को ले लेते हैं। IRFC को लेकर OFS को 2% के बेस ऑफर साइज तक सीमित रहेगा। सरकार 2% के ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेगी, ये अपडेट है। 40 करोड़ के ECB लोन के लिए समझौता किया गया है। SMBC और MUFG बैंक के साथ लोन के लिए ये समझौता हुआ है। कैसे देखते हैं IRFC को मैम? दूर रहने की सलाह है या क्या व्यू है आपके? फिलहाल देखिए, इसमें दो ही तरीके से आप इसको ट्रेड करें। या तो 115 16 के ऊपर क्लोज करके खड़ा हो जाए तो फिर वहां से फ्रेश डाउन कर सकते हैं, या फिर अभी मतलब ये नंबर सुन के बहुत सारे लोग शायद डर भी जाएं, लेकिन डरना मत। लेकिन या फिर आपको 96 97 मिले तो ही खरीदे, या तो मतलब ब्रेकआउट, ताकि आपका मोमेंटम प्ले हो और आप निकल जाएं, या फिर ऐसी जगह पे खरीद लीजिए जहां पर एक वैल्यू इन्वेस्टर की नजर भी पड़े और आपको भी वहां पर एक अच्छा खासा एग्जिट मिल सके। तो या तो 115 16 के ऊपर क्लोजिंग बेस्ड, या फिर 97 96 के पास में। और मैम अभी आज 104 का है। मैम आज के सेशन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अडानी में अगर पैसा लगाना हो तो कौन से शेयर में लगाया जाए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लॉन्ग टर्म नजरिए से? अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, मतलब वैसे तो हर सेक्टर नहीं चलता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएंगे तो बहुत ओवरवेटेज मत कर लेना, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी कि आप अडानी ग्रुप को लेकर के आप चल रहे हो। सो वैसे ही अगर आपकी, उससे बचना कहने का मतलब। बट स्टिल आपने पूछा है कि कौन से ऐसे सेक्टर स्टॉक है अडानी ग्रुप के जो चलेंगे, तो अडानी पोर्ट्स ठीक है, बढ़िया स्टॉक है। अडानी एंटरप्राइजेस भी ठीक है और बढ़िया है। उसके 2-3 कारण है कि जो माइनिंग वाला बिजनेस ये अडानी एंटरप्राइजेस, एंड जो एविएशन वाला, जो एयर स्पेस वाला जो बिजनेस ये कंपनी कर रही है, उसकी अलग से अभी लिस्टिंग आई हुई है। सब कुछ इसी में चल रहा है, एंटरप्राइज के अंदर ही चल रहा है। बाद में जब लिस्टिंग होगी डीमर्ज होकर के, तो वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा वहां मिल सकता है। तो फिलहाल देयर आर 2 स्टॉक्स ऑन माय रडार विच यू कैन थिंक टू बाय फॉर लॉन्गर पर्सपेक्टिव, जिसमें कि अडानी पोर्ट्स है और अडानी एंटरप्राइजेस है।
बाकी अडानी पावर का स्टॉक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये खराब नहीं है, लेकिन इनको इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका जिगरा बड़ा चाहिए, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। इट्स लाइक कि आपको फर्श से अर्श तक, और फिर अर्श से फर्श तक, और फिर फर्श से अर्श तक, ये जर्नी जो है इस स्टॉक में लगातार हमको देखने के लिए पास्ट में भी मिली है और आगे भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये व्यू है अडानी के शेयर्स को लेकर। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो रिकमेंड किए गए उस पर आप लोग नज़र बनाइए। उतार चढ़ाव अडानी पावर में देखने को मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। मैम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। क्या इस हाँ सर। लेवल पर खरीदारी करना चाहिए? बैंक कैसा रहेगा आने वाले टाइम पर? सब ठीक है? क्योंकि 590 करोड़ के फ्रॉड के बाद थोड़ी से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई, जो पैसा ऑलरेडी लगाकर बैठे वो उनके लिए, और क्योंकि पिछले 5 दिन में देखें तो 18% से ज़्यादा की गिरावट भी आ चुकी है। 70 के करीब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहुंच चुका है। कैसा लगता है ये बैंक? क्योंकि वैसे ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव है। अगर 590 का जो ये चीज़ें हुई उसके बाद चीज़ें बदल गई, निगेटिव हो गया, लेकिन ओवरऑल तो बैंक ठीक ठाक ही लग रहा है। मैम, आपके क्या व्यू हैं? मतलब ये पता है कैसे हो गया है हाँ। कि एक ही बार से ही, लेकिन वो तड़ी पार का टैग लग गया इसको। तो मतलब चोर का एक टैग लग गया है उसको। तो हाँ। कहने का मतलब यह है कि बदनाम हो गया है एक लेवल, एक निष्कलंक एक बैंक की कैटेगरी में जो चल रहा था, अचानक से आया और एक गंदा छींटा उसके ऊपर आ गया है। और बैंकिंग सेक्टर में ये जो छींटे हैं ये लंबे चलते हैं। ये जो बदनामी का जो सिलसिला है ये थोड़ा सा बड़ा चलता है, बट क्या इससे रिकवरी कभी नहीं होती? हो जाती है। बस इतना है कि आपकी बैलेंस शीट्स ठीक होनी चाहिए, मतलब आपके पास कैश फ्लोज वगैरह की जो बुक्स है वो अच्छी होनी, स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप रिकवर कर जाते हो। क्योंकि बड़े बड़े झटकों से पीएनबी भी बाहर आया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मार्केट में अपने सामने। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दबाव वाले प्राइस पर, यानी 65 और 62, इन माय ओपिनियन विल बी लाइक कि जहां पर लोग खरीदना चाहेंगे। एंड आई मेरा सजेशन यही होगा कि आप भी उस नंबर की तैयारी में रहिए कि जब भी ये 62 65 आए तो एक इस तरीके से खरीदिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया है, कि बैंक ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो काला धब्बा इसके हम साथ हमेशा रहेगा। वो जो फ्रॉड का नाम लग गया है वो हमेशा रहेगा। धीरे धीरे करके धूमिल जरूर होगा, लेकिन वो जो दाग है वो दाग रह जाता है। लेकिन इसका असर, मैंने साथ में पीएनबी का जो नाम लिया है, आज पीएनबी कम लगभग रिकवरी के साथ में अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रहा है। तो रिवाइवल हो जाते हैं, बट वो यादें जो है ना, वो यादें अच्छी नहीं बनती। तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोचो, सस्ते में खरीदो। इस पूरे न्यूज फ्लो को भुनाना कैसे है? जब बैंक की बैलेंस शीट्स में कोई खास असर नहीं आया, जब मैनेजमेंट इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव, जहां पर वो फटाफट से केस को निपटाने की कोशिश करे कि ज्यादा बात रह ही ना जाए तो फैलेगी भी नहीं। एक और इंसाइट इससे मिलती है, कहीं और तो ऐसे वरियल स्केलेटन्स तो नहीं है। तो बी वेरी एग्जैक्टली। कॉशियस कि फ्यूचर में, क्योंकि इतना जल्दी आनन फानन में अगर कुछ हो रहा है, सो इट्स अ बिग थिंग। तो आप सोच के भी चलो कि, और उस सब चीज के हिसाब से जो फ्यूचर में भी, इसीलिए मुझे लग रहा है कि 62 रुपए से 65 रुपए अभी 70 पर चल रहा है, एक बार और आएगा। बस उसका फायदा उठाने की फिर वहां से कोशिश करिएगा। एंड बी कॉशियस एंड विजिलेंट कि इसके अराउंड न्यूज फ्लो क्या चल रहा है। अगर कुछ इस तरह की न्यूज वापस आती है कि भैया इसने फिर से कोई फ्रॉड कर दिया, तो जिस दिन न्यूज आए उसी दिन निकल जाना। क्योंकि इससे ये इंसाइट होगा कि ये आपके सिस्टम की फेलियर है, वो एक बार की गलती नहीं है फिर। तो ये चीज को ध्यान, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसे के प्रति, अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रति थोड़ा सावधानी से काम करना। 65 62 आर द लेवल वेयर यू कैन एक्यूमुलेट। फ्रेश बाई करना वहां पर मेरे हिसाब से चाहिए। ठीक है, फ्रेश बाइंग करना ठीक रहेगा। और जो मैम ऑलरेडी अपर लेवल पर बाय करके रखे वो क्या करें? एवरेज करें या एज इट इज होल्ड रखें? एज इट इज होल्ड करिए जब तक कि 62 65 नहीं आता। थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत कुछ बताया इस बैंक के बारे में, एक्सप्लेन किया है, इसीलिए एक लेमैन की भाषा में समझने लायक, इसीलिए। तो 62 65 पर आ जाए, थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए। और बहुत ऊपर के भाव अगर मान लो आपके 90 के हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आपका अराउंड 80 82 भी अगर आप हैं तो आपका एग्जिट आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम, अगली एक खबर आई है आरबीएल बैंक को लेकर। उसमें प्राइवेट बैंक में 10% स्टेक एक्वायर करेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड को आरबीआई से मिली है स्टेक अधिग्रहण की मंजूरी, और ये फिलहाल 1.88% हिस्सेदारी रहेगी। कैसे देखते हैं मैम इसके शेयर्स को आप? पॉजिटिव न्यूज है। और
मतलब बैंक में म्यूचुअल फंड की खरीदारी, बैंक की हिस्सेदारी कम हो रही है, ये एक अलग एंगल है, लेकिन प्राइस बैंक के हिसाब से ही ठीक ही है। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो 330 के आसपास है। इन माय ओपिनियन 320 टू 330 इज द बाइंग जोन, जहां पर आप एक ट्रेड शॉर्ट टर्म, मिड टर्म का ही प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे 320 330 की नजर ले सकते हैं आप आरबीएल को। और कम से कम यहाँ आपका पहला टारगेट, यहाँ खरीदने वालों के लिए अच्छा बड़ा पहला टारगेट जो आएगा वो 370 का होगा। दूसरा टारगेट आपके लिए एक अच्छा दूसरा बड़ा बनेगा। होल्ड करिएगा इन चीजों के लिए कि आपको दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर 430 का मिल जाए। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं सो ये 330 के आसपास में है, और जो रेंज मैंने आपको सजेस्ट की है वो 320 से 330 की है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका जो मेंटेन करना चाहिए वो 270 का होगा। सो एक बहुत अच्छा सा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क लेने लायक काउंटर है आज की डेट में। मैम वैसे आपको कौन कौन से बैंक पसंद है? आज की डेट में देखिए पीएसयू से मैं दो बैंक्स पर नजर है मेरी। सेंट्रल बैंक, क्योंकि जो पीएसयू सेक्टर बैंक्स में जो रैली है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा रहा है, तो उसमें वो कंट्रीब्यूशन आना बाकी है। तो सेंट्रल बैंक वैल्यू बैंक के तौर पर मैं देख रही हूँ। पीएनबी एक्सटेंशन ऑफ द रैली के तौर पर मैं देख रही हूँ। तो पीएनबी भी 100 अभी मतलब 125 120 में पीएनबी ठीक है, आए तो खरीदना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर हमको जितना हो सके 37 38 के पास में खरीदना है। और इन दोनों में ही स्पेसिफिकली अगर मैं टारगेट की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर अभी सेंट्रल बैंक है, तो यहाँ से 44, वैसे एयू के जो ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं 36 37 36.5 इस पूरे प्राइस बैंड पर उनकी एंट्री थी, उनको रेकमेंड किया था मैंने। 40 से लेकर के 44 के दो टारगेट दिए थे, तो 40 तो हिट हो गया, बट अभी भी यहाँ पर 44 का भाव आना बाकी है। आप उसके लिए इसमें तैयारी कर सकते हैं, अभी भी बाई ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो सेंट्रल बैंक में रख के चलेंगे, अगर आप आज खरीद रहे हैं तो सिर्फ 36.50 का मेंटेन करना। ऑन दी अदर हैंड पीएनबी अगर आप देखेंगे, पीएनबी अगर आप देख रहे हैं तो पीएनबी को 120 125 पे लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर टारगेट कंपेरेटिवली अब छोटे हैं। तो 135 155 इज द भाव जो आपको टारगेट के तौर पर दिखेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो मेंटेन करना है पीएनबी में वो 110 रुपए का होगा। तो क्योंकि आप ये ऑलरेडी चल गया है, रिस्क रिवॉर्ड उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो एक्सपोजर कम करिएगा अगर सिर्फ पहले टारगेट की ही प्लानिंग कर रहे हो तो। ठीक है, ये मैम की राय है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से मैम की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है। मैम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर खबर आई है कि शेयर जो अलॉटमेंट के बाद बनी स्टेप डाउन सब्सिडरी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड को अराउंड देखा जाए 59 CR शेयर अलॉट हुए हैं। कैसे देखते हैं इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, आप कैसे देखते हैं मैम? 1400 पर पहुंच चुका है, ओवरव्यू क्या रहेंगे आपके? रिलायंस के लिए एक ही स्टेटमेंट है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग का मौका देगा आप सभी को, क्योंकि एग्रेशन देख रहे हैं, मतलब वो देख एक मैसेज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट देख रहा है ना विनोद, ऐसे वाला तो कुछ भी वो इसलिए ताकि लोगों को समझ में आए। देखो, आई मीन ट्राई टू ऑब्जर्व कि किस पेस पर हर उस इंडस्ट्री में ये हाथ डाल के उसको कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो आपकी सोलार वाली हो, चाहे वो इंडस्ट्री आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, चाहे वो आपकी सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री में टाई अप करने की हो। दे आर एवरीवेयर वेयर द पॉसिबिलिटीज। सो विद दैट, और दूसरी बात यह है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को फिलहाल के लिए, एक तो जियो फाइनेंशियल तो अलग से लिस्ट हो गया, बट सब कुछ अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही है, आरआईएल के अंदर ही है। सो ये जब सब चीजें ये खुद से ही इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, एक ही कंपनी में आप कब तक इसको संभाले रहोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और लोग इसको चाहेंगे। जैसे टाटा ग्रुप के अलग अलग हम लोग देखते हैं ना, पावर में अलग है, कंसल्टेंसी में अलग है, पर्सनल व्हीकल में अलग है, कमर्शियल व्हीकल में अलग है। ये सब चीजें हमको रिलायंस की एक्सपेक्टेशन है मुझे तो आज रिलायंस आपको अगर 1420 1330 इस रेंज में जब ये मिल रहा है, 1330 मतलब आएगा, ये मैंने इसलिए बोला है। तो इस रेंज में जब ये आपको मिल रहा है, बी वेरी विजिलेंट कि आपको यहाँ पर धीरे धीरे खरीदना है। रीजन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्यों। अब ये तो हो गया कि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा उठाना है, तो इसलिए तो खरीदो ही। दूसरा एक और चीज कि प्राइस पर भी, चार्ट पर भी आपको एक एब्सोल्यूट टारगेट जो है वो दिख सकता है और आसानी से। तो वो एब्सोल्यूट टारगेट 1600 का होगा और 1800 का होगा। अब इसमें समय लग सकता है दिसंबर तक का भी, एंड अगर मार्केट की सिचुएशन ठीक ठाक नहीं हुई तो शायद ही हमको 27 का जून भी लग सकता है।
तो ये आउटलुक जो है 1 से 1.5 साल का है, और वैल्यू अनलॉकिंग का जो मौका है ये बड़ा मौका है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और ये मिलेगा तभी व्हेन यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अदानी, सॉरी रिलायंस, अगेन व्हेन यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो उस चीज को ध्यान पोर्टफोलियो में अडानी को रहेगा। ज्यादा पसंद है लग रहा है मैम को अडानी के शेयर्स। हाँ, कह सकते हैं। सो जी। तो मतलब वो एक्चुअली अडानी ग्रुप एक डिफरेंट पेस पर काम करता है, उसको हैंडल करने के लिए तरीका अलग है। मतलब पूरा पैसे एक बार में लगा के बैठे रहेंगे, अब जाएगा, वैसे काम नहीं होता उसमें। उसको आप जब भी लोगे ना, तैयारी से बैठना कि 30% ये आज भी गिर सकता है, और 15 दिन के बाद भी, और 1 साल के बाद भी। तो वो तैयारी से ही बैठना होता है अडानी के स्टॉक्स में। रिलायंस तो 1420 से लेकर के 1330 की रेंज में एक्यूमुलेशन की तैयारी रखिए। ठीक है, ये व्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। मैम सुरेंद्र प्रताप सिंह का सवाल आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम, ओरिएंट होटल मैंने बाय करके रखा है 106 पर, क्या कौन किया सा? जाए? 99 पर आ गया है। ओरिएंटल होटल्स। ओके ओके। और इन्होंने 106 पर बाय किया है, यस। बस इतना ही ना? हाँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, इसमें बहुत जल्द आपको रिवर्सल दिखेगा। व्हाट यू गॉट टू ऑब्जर्व, आपको 2 चीजें ही देखनी है कि क्या ये 103 के ऊपर जाकर के क्लोज कर रहा है। मतलब जब भी करे हफ्ते भर के अंदर, 2-3 हफ्ते के अंदर यही भाव नोटिस करना। 103 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन हो जाए, देन यू शुड वेट फॉर लाइक 110 का पहला टारगेट। तो आपको कम से कम 4-5% का गेन तो वहां मिलेगा, आपके बाइंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी आप इसको होल्ड कर सकते हैं 115 के लिए भी, एंड वंस इट हिट्स दी 115 निकल जाना। आपका स्टॉप लॉस आपने पूछा नहीं, बट मैं फिर भी, आपका स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें कि आपको 92 से नीचे इसको रखना नहीं। वैसे तो वहां उससे जाएगा भी नहीं, चांसेस कम है, बट इन केस अगर जाए तो 92 से नीचे मत जाइएगा। ठीक है, ये मैम का व्यू है ओरिएंटल होटल को लेकर। स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं, ये मैम का व्यू है। मैम वैसे टॉपिक में क्या है आज के लिए, क्योंकि दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि आज के लिए टॉपिक पूछा नहीं आपने अभी तक, तो मैं बोला पूछ लेता हूँ जाते जाते। ऑलराइट, तो देखिए, थैंक यू। मैनकाइंड है, जिस तरह से पूरा मार्केट है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए अच्छा परफॉर्म किया, बट जस्ट लुक एट दी मैनकाइंड फार्मा वहीं पड़ा है अभी। तो मेरे हिसाब से मैनकाइंड फार्मा में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट डिस्क्लोजर इज दिस, कल और परसों एयू के भी मेंबर्स को 2000 के आसपास की रेंज में और 2050 की रेंज में ऑलरेडी खरीदारी हो चुकी है। जो टारगेट्स यहाँ से मुझे पहला दिखता है ब्रिज जी, वो 2300 का है, 2450 का है। और ये नजरिया ज्यादा लंबे समय का नहीं है, मैं 3 महीने से लेस देन का व्यू लेकर के यहाँ पर चल रही हूँ। तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऑप्शंस में भी ये लॉन्ग मैंने आप लोगों को करवाया था, मतलब एयू के व्यूअर्स को। बाकी जहां पर भी मुझे मौका मिल रहा है, मैंने मैनकाइंड पर एक बाय रेटिंग ही दी है। तो अभी भी ये 2155 के पास में कल की मार्केट में क्लोज हो गया, यहाँ से अपसाइड अभी भी पूरी बचती है। अब करना ये है कि तैयारी से स्मार्टली काम करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4-5% चल गया है 2000 के भाव से। तो अब स्मार्टली काम ये करना है कि आपको, जब आप आज की मार्केट में इसको 2100 के आसपास 30-40 पॉइंट प्लस माइनस जब आप इसको खरीदे, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा पहले, क्योंकि 1750 था, फिर 1800 ऊपर शिफ्ट करके ला रहे हैं ना, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 1970 का ही, 1970 का ही मेंटेन करें। और इन 2 टारगेट्स के लिए जो आपको दिए हैं वेट कर जाइएगा, ये अभी भी अच्छा काउंटर है। एक स्टॉक है दूसरा, आप यहाँ पर एसीसी को देख सकते हैं। ACC। अगर आप, हाँ जी, एसीसी को आप देख सकते हैं। एसीसी में नाम नहीं दिखता इसमें अडानी का, लेकिन ये है, ये अडानी का एक ग्रुप है, एक्वायर कर लिया उन्होंने। तो सीमेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है, और इस सीमेंट इंडस्ट्री में क्यों मैं यहाँ पर एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, बहुत हो गया, मतलब अभी इट्स लाइक डन। तो अब इससे ज्यादा गिरावट और मुझे दिखती नहीं, हद से हद 1570 तक और गया तो गया, नहीं तो अब यहाँ से रिबाउंड के चांसेस बनते ही है। सो एसीसी को इस व्यू पर आप खरीदें कि 1620 पर भी ठीक है और 1570 पर भी ठीक है, और इस रेंज पर अगर आप खरीदने का व्यू आपका बना रहे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए जस्ट 1510 यानी 1510 का। और एक लॉन्ग टर्म बेट के, तो एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म बेट के तौर पर भी आप इसमें कम से कम पहला टारगेट 1720 और मिड टर्म के हिसाब से आप 1850 का दूसरा टारगेट देख पाएंगे। तो एसीसी जैसे स्टॉक में इतना मूवमेंट अमूमन जल्दी नहीं होता, बट ये वाला मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो सकता है, इसको एनकैश करने की कोशिश करें। ठीक है, एसीसी और मैनकाइंड फार्मा 2 टॉपिक में रिकमेंडेशन दिया जा रहा है मैम की ओर से, तो इन दोनों पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज़।
यस ब्रिजी, सो आज भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि एसीसी हुआ या मैनकाइंड। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी थी, बट जहां पर भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी लगती है तो मैं सभी के साथ में सेम व्यू शेयर करती हूँ। अब बहुत पॉसिबिलिटीज है कि हमारे मेंबर्स के पास, क्योंकि अभी 2023 का टारगेट बीएल मैनकाइंड फार्मा का हुआ नहीं है, 2000 के भाव से हम लेकर के बैठे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि मेंबर्स के पास ये रिकमेंडेशन के तौर पर अभी भी हो। बट टू बी स्पेसिफिक इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो मैं आज होल्ड करके हूँ और आप लोगों को रिकमेंडेशन के तौर पर दिया गया। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझते हुए काम करिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह अगर ले करके काम करें तो आपको आप अपना ठीकरा किसी के ऊपर डाल सकते हैं कि मैंने नहीं, आपने बोला था। ये मैंने आपको जस्ट एक लाइट आउट पे बोला है, बट हाँ दैट्स द रियलिटी, बिकॉज दे आर वो उसमें उनका एक्सपर्टाइज है, तो उसको यूज कर लीजिए। दैट्स द ओनली थिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी हियर। मैम, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम। ये हमारा चूक ना जाना शो होता है, प्री मार्केट शो होता है। कोशिश होती है कि मार्केट खुलने से पहले उसकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो एक्सपर्ट्स बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए गए हैं, उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। लगातार बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे, कुछ सवालों के जवाब हमने लिए। कुछ आप लोग सुबह 10 बजे यार बाज़ार में जुड़िए, उस दौरान अपने सवाल पूछिए। वीएलए अंबाला जो हमारे साथ थी वो 10 बजे भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे यार बाज़ार में। अमित जैन होंगे, अंशुल जैन होंगे, विपुल सिंह शो को होस्ट करेंगे। इसके अलावा दोपहर 1 बजे सवाल लाख टके का शो होगा। पीएचडी कैपिटल्स के सीईओ प्रदीप हल्दर गेस्ट होंगे और मुदित गोयल जी भी होंगे। 9354027995 पर व्हाट्सएप करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आप महिला हैं और जीवन में कुछ उल्लेखनीय ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता, भले ही आपकी मेहनत को पहचान ना मिली हो। आपकी मेहनत को पहचान दिलाने के लिए अमर उजाला द बोनस लेकर आ रहा है शक्ति की समृद्धि की खास पहल। आपकी सफलता को दुनिया के सामने रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को हम एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपको अपनी सफलता की कहानी दुनिया को बताने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी सफलता की कहानी भेजिए। चुनिंदा कहानियों के लिए हम मंच देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए शो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 9354027995 पर भी संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, अमर उजाला द बोनस का ऐप भी आ चुका है, तो इक्विटी के शो हो, कमोडिटी के शो हो या फिर पर्सनल फिनेंस, द बोनस के जितने भी शोज़ होते हैं सभी के कंटेंट का फ्री में आप लोग एक्सेस पा सकते हैं। क्यूआर कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए, द बोनस का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग लगातार बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।